हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम प्लांट हार्मोन्स के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या डिस्कवरी हुई, किस किस ने डिस्कवर किया। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट हार्मोन्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया था। तो देखो, हमारे पास बेसिकली बेटा 5 टाइप के हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इन पांचों का हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बेटा। सभी पांचों प्लांट हार्मोन्स को हम कंपेयर करके ही चलेंगे, उससे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन के डिस्कवरी के बारे में। तो देखो, ऑक्सिन हार्मोन की जब डिस्कवरी का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है साइंटिस्ट का चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन का नाम आता है। फ्रांसिस डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन का ही सन है। इन्होंने क्या किया बेटा? कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास। अब मैं आपको बता देती हूं, सबसे पहले कैनेरी ग्रास का इन्होंने क्या लिया है? कॉलियोप्टाइल लिया है। एक्चुअल में कॉलियोप्टाइल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूं। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनकी जो शूट टिप होती है वो एक प्रोटेक्टिव शीट से कवर्ड होती है। टिप के ऊपर प्रोटेक्टिव शीट होती है मोनोकॉट में, उसको हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल। तो इसने कैनेरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल पार्ट को लिया और उसकी तरफ यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट को डाला। यूनिलेटरल मींस एक ही डायरेक्शन से लाइट को इसके ऊपर गिराया। तो उसने क्या देखा कि ये जो कॉलियोप्टाइल का जो टिप पार्ट है इट बैंड टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। ये किस तरफ बैंड हो जाता है? लाइट सोर्स की तरफ बैंड हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या शो करता है? फोटोट्रोपिज्म शो करता है। ठीक है, यह फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ मूवमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। लाइट की तरफ आपका जो पार्ट है टुवर्ड्स लाइट बैंड कर रहा है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्यों है ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में जो शूट का टिप पार्ट है इसके ऊपर, इसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है, जो आपकी एनसीईआरटी दे रही है ये। तो ध्यान से सुनना कि ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ होता है? शूट के टिप के ऊपर। अब होता क्या है कि जब इसके ऊपर हम एक डायरेक्शन से लाइट को गिराते हैं, यूनिलेटरल, सभी डायरेक्शन से आएगी तो आपको कभी भी ये बेंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, फोटोट्रोपिज्म हम नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना, उसके लिए आपको यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट देना पड़ता है। तो होता क्या है, जब हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो लाइट डालने से जो ऑक्सिन होता है वो शेड वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? शेडेड डायरेक्शन में। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है शूट टिप सिंथेसाइज करती है और जब हम यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट को डालते हैं तो ये ऑक्सिन शेडेड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब जो ऑक्सिन होता है एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल इलोंगेशन के लिए। दैट मीन्स ये उस पार्ट में इलोंगेशन कराएगा, ग्रोथ कराएगा। अब इलोंगेशन कराएगा तो जिस तरफ ऑक्सिन है उस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी, और जो लाइट की तरफ वाला पार्ट है क्योंकि वहां से ऑक्सिन डिफ्यूज कर गया शेडेड पार्ट की तरफ, तो लाइट वाले पार्ट में ग्रोथ क्या होती है बेटा? कम होती है, और शेडेड पार्ट में ग्रोथ क्या होती है? ज्यादा। ध्यान से देखो, यहां तो इतना बैंड हो रहा है, यहां सिर्फ इतना बैंड। तो इसकी वजह से, क्योंकि शेडेड पार्ट में ग्रोथ ज्यादा होती है और लाइट वाले पार्ट में ग्रोथ कम होती है, तो इसलिए जो आपका शूट टिप है वो लाइट सोर्स की तरफ बैंड हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका रीजन। तो चार्ल्स डार्विन और उसके सन ने क्या नोटिस किया था कि जब हम कैनरी ग्रास के कॉलियोप्टाइल के ऊपर यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट डालते हैं तो इसका जो कॉलियोप्टाइल टिप है ये लाइट की तरफ बैंड हो जाता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इस टिप के पास
साइट है किसकी, एक ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस की, मतलब ऐसा कोई केमिकल है जो डिफ्यूज कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है और उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया कि वो कौन सा है, इन्होंने तो सिर्फ इतना ही बताया था। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि वो ट्रांसमिटेबल जो सब्सटेंस है वो क्या है, ऑक्सिन है। और ऑक्सिन क्या होता है, टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन जब यूनिलेटरल सोर्स ऑफ लाइट हम डालते हैं तो ये शेडेड रीजन में ट्रांसमिट कर जाता है, तो जिसकी वजह से शेडेड पार्ट में ग्रोथ ज्यादा होती है और लाइट वाले पार्ट में ग्रोथ कम होती है, इसलिए शूट टिप लाइट सोर्स की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो डिस्कवरी की थी किसने, चार्ल्स डार्विन और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, F.W. वेंट। F.W. वेंट ने क्या किया बेटा, कॉलियोप्टाइल ऑफ ऑट सीडलिंग से, किससे, वहां पे तो कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, या हम बात करें कॉलियोप्टाइल ऑफ ऑट सीडलिंग, इससे इसने ऑक्सिन को प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया, दैट मीन्स उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया है। वहां पर उन्होंने एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, सिर्फ एक बताया था कि अगर हम यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डालते हैं तो वो लाइट की तरफ बैंड हो जाती है, और ये एक ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस के साइट की वजह से होता है जो कि टिप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, हालांकि ये तो वेंट ने तो ऑट सीडलिंग से ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था, लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें तो फर्स्ट टाइम ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। फर्स्ट टाइम ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। अब लेकिन क्योंकि हम प्लांट का पढ़ रहे हैं तो प्लांट में हम क्या बताएंगे कि F.W. वेंट ने सबसे पहले ऑट सीडलिंग के कॉलियोप्टाइल से ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। तो ये तो हमारे डिस्कवरी हो जाती है ऑक्सिन के बारे में। अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के डिस्कवरी में जो बहुत बड़ा नाम आता है साइंटिस्ट का वो है ई कुरोसावा। ठीक है, ई कुरोसावा ने क्या नोटिस किया कि राइस प्लांट के अंदर जो फुलिश सीडलिंग डिजीज होता है, कौन सा डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज, जिसको बैकेन डिजीज भी कहा जाता है, तो उसने क्या कहा कि राइस में ये जो फुलिश सीडलिंग डिजीज हो रहा है या बैकेन डिजीज हो रहा है, इसका कारण क्या है कि आपका जो राइस प्लांट है वो एक फंगल पैथोजन से इन्फेक्टेड हो गया है, और उस फंगल पैथोजन का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम है बेटा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। यहीं से इस हार्मोन का नाम पड़ा है बेटा आपका जिब्रेलिन। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ई कुरोसावा साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि राइस सीडलिंग में, उस टाइम जापान के जो राइस सीडलिंग थे उनमें फुलिश सीडलिंग डिजीज हो रहा था, जिसको हम बैकेन डिजीज भी बोल रहे थे। तो सभी साइंटिस्ट इसके डिस्कवरी में लग गए थे कि इसका कारण क्या है। तो ई कुरोसावा ने सबसे पहले बताया था कि ये किस वजह से होता है, एक फंगल पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जिसको हम कहते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, फिर आगे जाकर के जैसे जैसे हम आगे चले तो लोगों ने क्या किया कि अगर हम इस फंगस का स्टेराइल फिल्ट्रेट ले लें, क्या ले लें, स्टेराइल फिल्ट्रेट। स्टेराइल मतलब इसमें इसके कंटेंट के अलावा कोई कंटामिनेशन नहीं है। हमने इस फंगस का स्टेराइल फिल्ट्रेट ले लिया और इस स्टेराइल फिल्ट्रेट को हम अप्लाई करें अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग पे, मतलब हेल्दी राइस सीडलिंग के ऊपर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि सेम वही सिम्टम्स आ रहे हैं जो ऊपर ई कुरोसावा ने बताए थे। इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे थे फुलिश सीडलिंग डिजीज के, ये सिर्फ किसकी वजह से आ रहे थे, जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से। क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया और उसको राइस सीडलिंग, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग के ऊपर अप्लाई किया तो सेम सिम्टम्स है। अभी तक हम मोर देन 100 जिब्रेलिन्स को आइसोलेट कर चुके हैं।
100 से भी ज्यादा जिब्रेलिन्स को हम आइसोलेट कर चुके हैं और इनको हम नाम क्या देते हैं, जिब्रेलिन GA1, GA2, GA3, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। और GA3 जो है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहला जिब्रेलिन जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, GA3। GA3 को कहा जाता है जिब्रेलिक एसिड। GA3 को क्या कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। और अब तक का मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड ग्रुप, मोस्ट स्टडीड जो जिब्रेलिन है वो भी कौन सा है, आपका जिब्रेलिक एसिड है। तो ध्यान रखना, हालांकि बहुत सारे 100 के लगभग टाइप के हम जिब्रेलिन को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इनमें से जो फर्स्ट डिस्कवरी हमने की थी वो की थी जिब्रेलिक एसिड की। और अब तक जितनी भी स्टडी हमने जिब्रेलिन पे की है तो उनमें से सबसे ज्यादा स्टडीड जिब्रेलिन कौन सा है, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपकी जिब्रेलिन की डिस्कवरी। अब हम आते हैं साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन के डिस्कवरी में एक नाम आता है एफ स्कुग एंड हिज कोवर्कर्स, जो इसके साथ काम करते थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया बेटा, ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि टोबैको की स्टेम के अंदर जो इंटरनोडल सेगमेंट है, इससे उन्होंने टिश्यू कल्चर किया और टिश्यू कल्चर करने के बाद इन्होंने कैलस बनाया। ठीक है, कैलस क्या होता है बेटा, जैसे एक छोटा सा टिश्यू है, इन्होंने इंटरनोडल सेगमेंट ले लिया। कैसा सेगमेंट ले लिया, इंटरनोडल। ठीक है, और उसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे कल्चर करा है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इसके कट पार्ट होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं और फिर ये पूरा का पूरा मास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। ये कौन सी एबिलिटी होती है सेल की, सेल्यूलर टॉटिपोटेंसी। क्या होती है, सेल्यूलर टॉटिपोटेंसी। तो जब इनिशियली ये पूरा पार्ट मेरिस्टेमेटिक हो जाता है तो स्टार्टिंग में एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है। क्या बनता है, अनडिफरेंशिएट, मतलब कोई ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुआ कि हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो हम पूरे प्लांट बनाने वाले हैं और उनके भी मल्टीपल नंबर। तो यहाँ पे कोई रूट, कोई स्टेम या कोई लीफ इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है इसको हम क्या कहते हैं, कैलस। तो इसको क्या कराना था, इसमें सेल डिवीजन बढ़ानी थी। दैट मीन्स इसको प्रोलिफरेट कराना था। और प्रोलिफरेट कराने के लिए उसने क्या नोटिस किया कि ये जो टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट से जो हमने कैलस बनाया, ये कब प्रोलिफरेट करता है, जब हम ऑक्सिन के साथ साथ इसके अंदर क्या डाल दें। ऑक्सिन आपको पता है सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सिन के साथ साथ अगर हम इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दें, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू डाल दें, तो भी ये प्रोलिफरेट कर जाएगा। या फिर हम डाल दें इसके अंदर कोकोनट मिल्क डाल दें। ठीक है, या फिर हम डाल दें ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दें, या हम कोकोनट का डीएनए भी डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपका जो कैलस है वो प्रोलिफरेट कर जाएगा। उस टाइम इनको रीजन नहीं पता था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि एक्चुअल में इन सब के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। और साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो साइटोकाइनेसिस कराता है, दैट मीन्स सेल डिवीजन कराता है। क्या कराता है, सेल डिवीजन। ऑक्सिन सेल को इलोंगेट करेगा, ये सेल डिवीजन कराएगा। तो कैलस कब प्रोलिफरेट करेगा, जब हम ऑक्सिन के साथ साथ कोई साइटोकाइनिन का सोर्स डालें, चाहे हम कुछ भी डालें। ये हमें किसने बताया था, एफ स्कुग एंड कोवर्कर्स ने। उसने साइटोकाइनिन नाम नहीं लिया, लेकिन ये बोला कि इसके साथ साथ हम इनमें से कोई डालें तो ये कैलस क्या कर जाता है, प्रोलिफरेट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद स्कुग साइंटिस्ट ने मिलर के साथ मिलकर के काम किया। पहले तो उसके कुछ कोवर्कर्स थे लेकिन उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर उसने मिलर साइंटिस्ट के साथ मिलकर के काम किया। तो उसने क्या किया, ये जो साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस है, साइटोकाइनेसिस
प्रोमोटिंग सब्सटेंस इनको इन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइज किया और आइसोलेट किया और साथ में आइडेंटिफाई भी कर लिया और इनको नाम दिया बेटा इन्होंने काइनेटिन। एक से ध्यान रखना, हालांकि एफ स्कुग और उसके को-वर्कर्स को पहले ही पता चल गया था कि ऑक्सिन के साथ साथ अगर हम वस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट डालें या कोकोनट मिल्क या डीएनए डालें या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट अगर हम डालते हैं तो ये कैलस प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या है कि उसमें सेल डिवीजन बढ़ रहा है, वो अपनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहा है। लेकिन बाद में स्कुग ने मिलर के साथ मिलकर के ये बताया कि ये जो साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग सब्सटेंस है इनके अंदर वो कौन सा है, काइनेटिन है। और उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और साथ में इसको क्रिस्टलाइज भी कर लिया। ठीक है, तो जो सबसे पहले काइनेटिन को डिस्कवर किया गया था ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म से, हैरिंग स्पर्म के डीएनए से। एक्चुअल में बेटा हैरिंग क्या है, एक टाइप की फिश होती है और ऑटोक्लेव्ड का मतलब क्या होता है, ये एक स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ऑटोक्लेविंग, जो कि प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इस फिश के स्पर्म का डीएनए निकाला, उससे इसने किसको आइसोलेट कराया, काइनेटिन को। ठीक है, जबकि एक और आपका साइटोकाइनिन का एक और एग्जाम्पल आता है जिएटिन। अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो एक तो हमने बताया काइनेटिन, काइनेटिन तो कहां से निकाला, आइसोलेट किया फर्स्ट टाइम ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म के डीएनए से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, काइनेटिन जो है वो नेचुरली प्लांट्स में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, काइनेटिन प्लांट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है और काइनेटिन एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है एडेनिन की। एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूरिन होता है, उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। प्लांट्स में फिर आपको क्या मिलता है, जिएटिन मिलता है। सबसे पहले जिएटिन को आइसोलेट किया गया कॉर्न कर्नेल, कॉर्न की कर्नेल से और कोकोनट मिल्क से। तो यहां पर स्पेसिफिकली बता दिया कोकोनट मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा साइटोकाइनिन होता है, जिएटिन होता है। और हैरिंग स्पर्म डीएनए में कौन सा साइटोकाइनिन होता है, आपका काइनेटिन होता है। तो ये था डिस्कवरी किसकी बेटा, साइटोकाइनिन की। अब हम आते हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के डिस्कवरी। इनमें ज्यादा डिस्कवरी नहीं है। इथाइलिन में तो बेटा कंट्रीब्यूशन आता है कजिन का। कजिन एक साइंटिस्ट था, उसी ने बताया कि इथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। उसने क्या देखा कि एक उसके पास राइपेंड ऑरेंजेस की बास्केट थी। ठीक है, जब क्योंकि इसके अंदर राइपेंड ऑरेंजेस थे तो यहां से कोई वोलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा था, मतलब कोई गैस थी, वोलेटाइल सब्सटेंस यहां से रिलीज हो रहा था। और इसके रिलीज की वजह से इसके पास में जो अनराइपेंड बनाना थे, जो बिना पके हुए बनाना थे, अगर हम उसको किसके पास रख दे, राइपेंड ऑरेंजेस की बास्केट के पास रख दे, तो अनराइपेंड बनाना में राइपनिंग एनहांस हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अगर हमारे पास फ्रूट्स का बास्केट रखा है, अगर कच्चे फ्रूट्स हमारे पास हैं तो उसके अंदर अगर हम एक पका हुआ फ्रूट डाल दें तो कच्चे फ्रूट्स की राइपनिंग एनहांस हो जाती है। तो ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो राइपेंड फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अनराइपेंड फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है। ठीक है, इस सब्सटेंस को बाद में आइडेंटिफाई किया गया और इसको नाम दिया गया इथाइलिन। तो इथाइलिन में मेनली आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या है, फ्रूट राइपनिंग में इसको हम यूज करते हैं। हालांकि फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लास्ट आते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन की डिस्कवरी। तो इसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन बताया हुआ है कि मिड 1960s में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे। इंडिपेंडेंट मतलब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, सबको एक दूसरे के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने दे प्योरीफाइड and characterize
3 टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। उन्होंने 3 टाइप के इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई किया, उनके कैरेक्टर्स बताए कि कैसे इनहिबिट करते हैं, और उनको प्योरीफाई किया, दैट मीन्स उनको आइसोलेट किया। और वो 3 इनहिबिटर इन्होंने क्या नाम दिया, एक ने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक ने उसको कहा एब्सिसन 2, और एक ने उसको नाम दिया डॉर्मिन। बाद में हमें पता चला कि ये तीनों इनहिबिटर्स क्या है, आइडेंटिकल केमिकल्स हैं। ठीक है, आइडेंटिकल है, और फिर इनको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया बेटा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिसन एंड डॉर्मेंसी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया बेटा? एब्सिसन 2 और डॉर्मिन नाम दिया गया, क्योंकि इसका मेन रोल किसमें होता है? एब्सिसन में और डॉर्मेंसी में। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डॉर्मेंसी क्या होती है, एब्सिसन क्या होता है। आगे जब फंक्शन बताऊंगी तो इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा इनके डिस्कवरीज के बारे में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कंपैरेटिव ही स्टडी करेंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू बेटा।